बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा एक फ्रेश कप ऑफ टी के साथ या फिर कॉफ़ी के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ गज़ल आवान और हमारी सुबह की सोच का आगाज़ कैसे होता है आप सब जानते हैं कि हमारी सुपर ट्रेंडिंग सोशल स्टोरीज के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी कोशिश होती है कि जो कुछ इस वक्त चल रहा है दुनिया में, सोशल मीडिया पर जो इस वक्त ट्रेंड में है, वो आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो, किस तरह से आप प्रिवेंशन कर सके कुछ चीज़ों से। तो लेट्स डाइव राइट इनटू व्हाट्स मेकिंग वेव्स टुडे। अपनी सोशल स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको ये न्यूज़ देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आवाम की आसानी के लिए नया पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर तैयार किया गया है। और ये पोर्टल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक पोर्टल के नाम से दस्तयाब है, जिसका मकसद क्या है? मकसद इसका बहुत ही ज़बरदस्त है कि आवाम को अदालती मालूमात और सहूलियात तक फौरी तौर पर आसान रसाई है वो फराहम करना। इसके साथ साथ इस पोर्टल के जरिए शहरी अब मुकदमात की तफसीलात नाम, केस नंबर या फिर दरख्वास्त की नोयत के मुताबिक तलाश कर सकते हैं। इसी तरह हेल्पलाइन की बात की जाए तो वो 1818 है, उसके ज़रिए भी आप सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रहनुमाई और तकनीकी मदद भी हासिल कर सकते हैं। और पोर्टल में मौजूद एप्लीकेशन स्टेटस सेक्शन के जरिए जल्द समात, इल्तवा या फिर वीडियो लिंक की दरख्वास्तों की पेशरफ्त को भी ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, शफाफियत होगी और उस शफाफियत में इजाफा होगा, गैर ज़रूरी ताख़ीर जो है उसमें कमी होगी। फिर अवामी शिकायत और तजावीज़ के लिए फीडबैक पोर्टल और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनके लिए भी इस हवाले से एक ओवरसीज लिटिगेंट्स पोर्टल भी शामिल किया गया है। जबकि जो बदउनवानी की इत्तला है उसके हवाले उसको देने के लिए भी एक अलहदा निज़ाम कायम किया गया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये इक़दाम इंसाफ की फराहमी को आवाम को करीब लाने के लिए उसकी समत में एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे शहरी किसी भी जगह से अदालती निज़ाम तक बआसानी रसाई हासिल कर सकेंगे। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और बहुत अच्छा स्टेप है। इससे क्या होगा, जस्टिस सिस्टम जो है वो अब इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो आवाम की एक्सेस है उसको काफ़ी आसान कर दिया गया, आवाम की एक्सेस होगी। साथ ही साथ जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, आपको पता है कि उस पर बहुत सी सियासी जमातें भी तनकीद करती हैं, तो उसके बाद उसमें क्या होगा, इस सूरत हाल के बाद एक ट्रांसपेरेंसी सी आएगी, एक एफिशिएंसी है उसको प्रमोट किया जाएगा। फिर अगर लॉयर्स की बात की जाए तो लॉयर्स भी अपना केस डॉक्यूमेंट ऑनलाइन उसमें सबमिट करा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मैच के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने वनडे क्रिकेट की तारीख का मुनफरिद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 2 बारहवीं चैंपियन वेस्ट इंडीज वनडे मैच में तमाम 50 ओवर्स आप ये कहें कि उसमें स्पिनर से उन्होंने करवाए और वो दुनिया की पहली टीम बन गई। और वेस्ट इंडीज़ ने मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में मैच में 5 स्पिनर्स इस्तेमाल किए और पूरे के पूरे जितने भी 50 ओवर्स थे उसमें स्पिनर्स ने ही वो कराए। और वेस्ट इंडीज़ की जानिब से अकील हुसैन, इसके साथ साथ रोस्टन चेज हो गया, इसके साथ खारपियर, फिर गुदाकेश हो गया, फिर इस तरह दीगर जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने ये ओवर्स कराए। और वनडे क्रिकेट की जो 54 साला आप ये कहे तारीख है उसमें ये पहला मौका है जब किसी टीम ने पूरे के पूरे 50 ओवर स्पिनर से कराए हों। और इससे पहले श्रीलंका ने 1996 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 44 ओवर्स जो है वो स्पिनर से करवाए थे। और इस तरह श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1998 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2004 में भी स्पिन के 44 ओवर्स करवाए थे। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में देखें कि और फिर वो जो मैच है वो वेस्ट इंडीज़ ने भी जीत लिया। मतलब ये एक चीज़ है कि इसको हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो ये सारी गेम होती है, स्ट्रेटजी की होती है, माइंड सेट की होती है, आपने क्या हिकमत अमली रखनी है, किस माइंड सेट के साथ आपने मैदान में उतरना है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान के भी बहुत से स्पिनर्स अटैक हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कभी मुकम्मल स्पिन अटैक के साथ इस तरह से मैदान में नहीं गया जिस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी ये है कि इसको देखा देखी अगर कुछ हो जाए तो शायद बेहतरी आ जाए हमारी क्रिकेट में भी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हमने अक्सर बात भी की, डॉक्टर से भी बात की, हमारे पास सेगमेंट्स भी होते रहे, बहुत सारे लोग आते भी रहे। और जाहिर है इंसान को अपनी खूबसूरती का ख्याल भी रखना चाहिए, उस पर पैसे भी खर्च करने चाहिए, अपनी इंटरनल, अपनी फिजिकल, अपनी स्किन के हवाले से भी आपने बहुत सारा काम करना होता है। लेकिन ये जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये सुनने के बाद आपको काफ़ी हैरत होगी। अक्सर हम सोशल मीडिया पर इस तरह की स्किन्स देखते हैं, कोरियन जो है वहाँ से कुछ होती हैं, उनकी इस तरह की स्किन होती है। तो 5 करोड़ से ज़ायद खर्च करके
400 प्लास्टिक सर्जरियां करवाने वाली खातून सामने आ गई। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखती हैं वो, और एक खातून ने गुज़श्ता 15 सालों में तकरीबन $2 लाख, यानी कि तकरीबन आप ये कह लें कि $5 करोड़, 5 करोड़ बनते हैं, 5 करोड़ शायद 60 लाख पाकिस्तानी रुपए इस तरह से करके बनते होंगे, वो खर्च करके उन्होंने 400 से ज़ायद प्लास्टिक सर्जरियां करवा ली हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ अपनी खूबसूरती को एक परफेक्ट शक्ल देने के जुनून में खातून ने इब्तिदा में एक छोटी सर्जरी कराई थी, मगर फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक सर्जरी की आदी हो गई। और जब एक दफ़ा प्लास्टिक सर्जरी करवा ली जाए तो आपको पता है उसका एक टाइम होता है, उसके बाद फिर इंसान कहता है कि नहीं अब मुझे ये चीज़ भी ठीक करानी है, वो भी उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरियाँ कराते कराते उन्होंने 400 प्लास्टिक सर्जरियाँ कराई। और फिर हुआ कुछ यूँ कि प्लास्टिक सर्जरी में दर्ज ज़ायल जिस्मानी तब्दीलियाँ भी शामिल हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, नाक हैं, उनके होंठ हो गया, उनके चिक्स हो गया, मुतादिद बार उन्होंने सर्जरी कराई, जिस पर चेहरे में आपको पता है कि अभी आजकल कितना रुझान है फिलर्स का, बोटॉक्स का, फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की शक्ल बदलने के ऑपरेशंस भी करवाए गए। और खातून ये कहती है कि वो अपने ख्वाबों जैसा चेहरा और जिस्म हासिल करने की कोशिश कर रही थी, ताहम डॉक्टर्स ने ये इंतबाह किया है कि मुसलसल सर्जरी से सेहत, आपकी जिल्द और आपका जो जहनी तवाज़ुन है वो बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। और माहिर नफ्सियात के मुताबिक भी ये बात सामने आई है कि इस तरह का रवैया BDD की अलामत होता है, यानी कि जिसमें क्या होता है कि इंसान अपनी ज़ाहिरी खद्दो खाल से गैर हकीकी तौर पर अदम इत्मीनान महसूस करता है। जैसे उसको लगता है कि जो सोच रहा होता है उसको वैसी चीज़ चाहिए होती है, और फिर उसके ऊपर वो सर्जरियाँ करवाता फिर उसके क्या होता है कि आपकी ज़ाहिर है जब आप मसनूई चीज़ों की तरफ जाएंगे तो आपकी सेहत इफेक्ट होगी, आपका जहनी तवाज़ुन, पहले ही जहनी तवाज़ुन बिगड़ा होता है कि आप इतनी सर्जरियाँ करा रहे होते हैं और फिर सर्जरियाँ करवाने के बाद भी आपका जहनी तवाज़ुन बिगड़े गई। तो ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि डॉक्टर्स भी ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि इस तरह से सर्जरियाँ मत करवाया करें, क्योंकि ये इससे आपका अपना ही नुकसान है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं खूबसूरती के बाद थोड़ी सी नींद की, क्योंकि इन दोनों का आपस में ताल्लुक वैसे ही है। आपका सोना पूरा होगा तो आपकी खूबसूरती भी होगी। तो सोने से आपको पता है कि सोना आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। मैं सोना उस सोने की बात नहीं करी जो पहनने वाला होता है, बल्कि मैं नींद की बात करी हूँ। सोने से सिर्फ 1 घंटा पहले 2 कीवी खाना आपकी बेहतर नींद का नया राज हो सकता है। ताइवान के माहिरीन सेहत कहते हैं कि गहरी नींद के लिए 2 कीवी फल खाना मुफीद है। और इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी है एक ताइवान में, जिसके माहिरीन सेहत ये बात कर रहे हैं कि एक सर्वे हुआ, उसमें ये बात सामने आई कि कीवी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और इस तरह के बहुत से आप ये कहें कि विटामिन शामिल होते हैं जो आपके दिमाग को भी सुकून पहुंचाते हैं, एक मौसर नींद की वजह बनते हैं। इसीलिए माहिरीन ने 24 अफराद के सोने में मुश्किलात का जायजा लेने के लिए उन्हें नींद से 1 घंटा पहले कीवी फल खाने को दिया। तो फल खाने वाले अफराद 13% वक्त ज़्यादा सोए। इसके अलावा उनमें ये होगा कि बिस्तर पर जाने के बाद उनका नींद का जो दौरानिया था वो 35% तक कम हो गया। और माहिरीन के मुताबिक कीवी में मौजूद विटामिन C सांस के निज़ाम को बेहतर बनाता है, जबकि आपको पता है कि जो दमे के मरीज़ लोग होते हैं अगर वो कीवी खाएं तो ये उनके लिए भी बहुत मुफीद हो सकता है। इसमें जो पाया जाने वाला आप ये कह सकते हैं कि जितने भी विटामिन हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर करते हैं, आपके खून के लोथड़े उस तरह से नहीं, क्लॉट्स नहीं बनने देते, ब्लड प्रेशर को भी आपको बरकरार रखते हैं। थोड़ा सा महंगा होता है फ्रूट, लेकिन ये है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए महंगा भी होता है, क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खाएँ तो इसमें विटामिन E है, C है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, फिर आपकी दिल की जो सेहत है वो बेहतर हो जाती है, आपकी जो वेट है, वेट लॉस में ये बहुत अच्छा साबित होता है, आपका उस वज़न कम करने में आपकी मदद करता है। तो ये फल बहुत अच्छा है। अगर आप सोने से पहले इसको खा लेंगे 1 घंटा पहले तो आपकी नींद अच्छी होगी। जब आपकी नींद अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी तो फिर आपको सर्जरीज की तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपको अगली ट्रेंडिंग न्यूज़ देते हैं अमेरिका से। वो ये है कि अमेरिका में ख़तरनाक कीड़े की नई किस्म दरियाफ्त हुई है। हाल ही में इतला मिली है कि अमेरिका में एक कीड़े लीफ हॉपर की नई किस्म दरियाफ्त हुई है, जिसका ये कह लें कि जिसके बहुत सारे नुकसानात भी है। इससे पहली बार अमेरिका में देखा गया है। अमरीकी रियासत अरिज़ोना में कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एहलकारों ने सरहदी इलाके के पोर्ट ऑफ सॉन लॉइस पर मैक्सिको से आने वाली एक शिपमेंट थी, उसकी जांच के दौरान इस कीड़े को दरियाफ्त किया गया, देखा गया। और ये कीड़ा उससे पहले कभी अमेरिका में शनाख्त नहीं हुआ। माहिरीन बताते हैं कि ये कीड़ा जो घास होते हैं, दरख्त होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, पौधों का जो कीमती अर्क होता है ना, उसको चूस लेता है
और जो पौधों को अब आपको पता है कि उसकी ग्रोथ के लिए काफ़ी फिर नुकसानदेह भी होता है जब उनका अर्क ही चूस लिया जाए, क्योंकि ये कीड़ा लीफ हॉपर की एक किस्म है और ऐसे जो कीड़े हैं अक्सर पौधों की बीमारियों या फिर जो वायरस होते हैं उनको एक पौधे से दूसरे पौधे में मुंतकिल करते हैं और इसीलिए ज़रूरी पैदावार के लिए खतरा भी बन सकता है। और माहिरीन ये बता रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल काबू ना की जाए तो मकामी नबातात, हमारी जो फसलें हैं या फिर जो मुमकिन तौर पर ज़रूरी मईशत है उस पर मनफी असर भी डाला जा सकता है, मतलब पड़ सकता है। और ज़रूरी पैदावार करने वाले किसानों को हिदायत दी जाती है कि अगर उनके पौधों में कोई नए कीड़े या फिर अलामात इस तरह की आपको नजर आए तो फ़ौरन मुतल्लिका हुकाम को इतला दे दें। मज़ीद ये भी कहा गया कि आवाम को भी आगाह किया जाए कि ये जो नबाताती अजनास होती हैं उनकी ख़रीदारी करते वक्त आप सर्टिफिकेट या फिर करंटीना स्टॉक्स आप वगैरह ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पर आप नज़र रखें कि किस तरह से हैं, पूरी पैक्ड है या फिर नहीं, इस तरह के कीड़े तो उनमें मौजूद नहीं है। और रियासती और वफाकी ज़राई महकमों को मिलकर नबाताती कीड़ों के खतरात का आइंदा भी जायज़ा लेना चाहिए और बर वक्त इकदाम करने की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये काश्तकारों के लिए भी काफ़ी ख़तरे का बायस बन सकता है। और ये गन्ना, कपास, मतलब जितनी भी ग्रीन एरिया होता है उसमें ये पाए जाते हैं और फिर वहाँ पर ये उनका रस चूस लेते हैं जो पौधे होते हैं या फिर जो ग्रीनरी होती है उससे हमारी जो फसलें होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये थी जी हमारी सोशल स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं और आपको एक और न्यूज़ दे देते हैं। वो न्यूज़ ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आपको पता है सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने हलफ उठा लिया और उसके बाद फिर बहुत सी मुश्किलात हुई। कैबिनेट के हवाले से भी कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी तक उनकी कैबिनेट नहीं बनी। कैबिनेट इसलिए नहीं बनी क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई और इजाज़त भी नहीं मिली। तो अब हुआ कुछ यूँ कि वफाकी हुकूमत से मिली जो उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थी उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया और वापस करने का फैसला भी कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वफाकी हुकूमत के दरमियान पहला बड़ा तनाज़ा सामने आया। वो ये था कि वज़ीर आला ने वफाक की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकारा और ज़ायदुल मयाद करार देकर उन्हें वफाक को वापस करने का फैसला कर लिया, हुक्म दे दिया कि वापस कर दी जाए। और सुहेल आफरीदी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस और CTD दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन किरदार अदा करें, लेकिन बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला ने ज़ायदुल मयाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP पुलिस को दी, जो कि नकारा गाड़ियाँ देने से सिक्योरिटी एहलकारों की जानें खतरे में भी डाली जा रही हैं। इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए और वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सूबे में बंद कमरों में बैठकर बनने वाले फैसले कबूल नहीं किए जाएंगे और इस हवाले से इदारों में ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी कर दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, और बहुत से भी हुकूमती रहनुमा और भी थे उन्होंने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों से लड़ना ही नहीं चाहती है। उन्होंने वफाक ने आलमी मयार की उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी लेकिन उन्होंने ठुकरा दी और सूबाई हुकूमत ने पुलिस जवानों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर खुद छोड़ दिया है। साथ ही साथ उन्होंने तलाल चौधरी साहब ने यह भी कहा था कि ये नापुख्तगी है वज़ीर आला की, वो नाबालिग हैं कि इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, उनको समझ नहीं है। हमने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी लेकिन वो इस तरह से उन्होंने ठुकरा दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उनमें समझ बूझ नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन खैर ये मामलात तो चलते रहेंगे, लेकिन जो मेन मसला है वो कैबिनेट का है। कल भी हम इस हवाले से डिस्कस कर रहे थे। खैर अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या कुछ होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा क्या कुछ नए जो हैं वो स्टेप्स लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक खूबसूरत सा पैकेज दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब वक्त जो है वो बदल और मिट्टी की खुशबू आज भी जब बारिश होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, मज़ा आता है। वैसे पर्सनली बताऊं तो मुझे तो खाने का भी दिल करता है कि इतनी खूबसूरत उसकी खुशबू होती है। लेकिन जदीद बरकी आलात और स्टील के बर्तन जो हैं आप सब जानते हैं कि अब घरों में इस्तेमाल होते हैं और इस दौर में पीर महल के कारीगर अब तक मिट्टी के कच्चे बर्तनों से जुड़ी इस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं जो सदियों पुरानी है और कहते हैं कि मिट्टी से जुड़ने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। तो आपको दिखाते हैं पीर महल से ये खूबसूरत सा पैकेज कासिम भट्टी का। रवायात को कायम रखने वाली अक़वाम ही दुनिया में अपनी अलग पहचान बरकरार रख सकती हैं। जदीद दौर में भी मिट्टी के बर्तनों की अहमियत कम नहीं हो सकी। अगर बात सुन्नत नबी की हो तो रवायत को ता क़यामत बरकरार रहना है। मौजूदा जदीद दौर में बर्तनों समेत दीगर घरेलू एशिया को नित नए डिजाइनों के साथ बाजारों में मुतारफ करवाया जा रहा है। वहीं आज भी तहसील पीर महल के सैकड़ों घरों में मिट्टी के बने कच्चे बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि म्यूजियम अमराज से महफूज रहने के साथ साथ कदीम रवायात और सुन्नत नबी को भी पूरा किया जा सके। मकामी सतह पर मिट्टी के कच्चे बर्तन तैयार न होने की वजह से शहरियों की खरीदारी के लिए दीगर शहरों से मिट्टी के कच्चे बर्तन मंगवाए जाते हैं और शहर में कायम मिट्टी के बर्तनों की बनी दुकान पर ग्राहकों का रश खरीदारों की दिलचस्पी को ज़ाहिर करता है और कारीगरों की फन महारत का भी शानदार नमूना है।
मुख्तलिफ डिजाइनों से तैयार बर्तन और इन पर खूबसूरत नक्श व नगार ग्राहक को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। दुनिया की तारीख शायद है, अपनी रवायात को कायम रखने वाली अक़वाम अपनी शनाख्त कभी नहीं खोती। अगर बात सुन्नत रसूल की हो तो हम मुसलमान अपने नबी की सुन्नत पर ता क़यामत अमल पैरा रहेंगे। बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन जो है हमारी अजीम सकाफत है और पुरानी सकाफत है। हम बड़े शौक से मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं और लेकर जाते हैं, और ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है। उन्होंने भी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया था, और हमारा यकीन भी है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से 100 किस्म की बीमारियों से बचा जा सकता है। ये बर्तन जो है हम खरीद कर लेके जाते हैं। इसमें हांडियां जो है और कूलर है, और जो मिट्टी के बर्तन जो है इसमें हम जो हंडी बनाते हैं, यहाँ पे इसमें सालन जो है बहुत लजीज बनता है, और हमारे बच्चे जो बड़े शौक से खाते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से जो मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है, ना कि हम सिल्वर, पित्तल और दूसरे जो है बर्तनों का इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखते हुए जो मिट्टी के बर्तनों का जो है इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ और ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੌਗਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਦੀ सुन्नत ਨੂੰ ਵੀ उजागर करिए, ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ बेहतरीन जायका भी लइए। सो ये थे जी मिट्टी के बर्तन, सिंपल, खूबसूरत, लेकिन आपको पता है इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा मुफीद। पैकेज दिखाने का आपको मकसद ये था कि एक तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और दूसरा ये कि आपको पता है कि आज जब इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम बैठे हुए हैं तो कितना ज़्यादा हम बीमारियां भी हमारे साथ उसी तरह से लग रही हैं। साथ साथ प्लास्टिक का कितना रुझान है, प्लास्टिक के हवाले से कितनी अवेयरनेस भी हमने फैलाई, लेकिन उसके अलावा जो है प्लास्टिक की बॉटल्स में हम पानी पीते हैं, हफ्ते हफ्ते हमारे पास वो बॉटल्स रहती हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना खूबसूरत होता है, जायकेदार होता है, मज़ेदार होता है, और जितना आप इनको इस्तेमाल करेंगे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ये था खूबसूरत सा पैकेज। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं यूरोप में गैर कानूनी महाजरीन की बढ़ती हुई मौजूदगी पर तशवीश के बाद 19 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन से मुतालबा किया है कि वो अफगान जो लोग हैं, जो महाजरीन हैं, वो जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप में मुकीम है, चाहे वो रज़ाकाराना तौर पर है या फिर ज़बरदस्ती, उनको अफगानिस्तान वापस भेजा जाए। और इन ममालिक ने यह भी कहा है कि इस इक़दाम के लिए अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से बातचीत भी एजेंडे में शामिल है। और इन ममालिक ने यह भी जोर दिया है कि 2021 के बाद काबुल के साथ किसी बाज़ाब्ता मुआहदे की अदम मौजूदगी महाजरीन बाशमूल मुजरिम करार दिए गए अफराद को वापस भेजने के अमल में एक बड़ी रुकावट भी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी स्वीडन में भी कुछ काफ़ी हलचल मची हुई है। पूरे यूरोप में जो है शरीयत के कानून पर इस वक्त काफ़ी हलचल है, और जो दाएं बाजू की जमातें हैं उनका काफ़ी सख्त मौक़िफ़ भी नज़र आ रहा है। शरीयत वापस लेने के हवाले से कानून साजी भी की जा रही है। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करने के लिए ज़ुबैर हुसैन स्वीडन से हमारे कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच ज़ुबैर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि अभी तक कितने अफगानियों को डिपोर्ट किया जा चुका है, और कितना इस वक्त क्या कोई एस्टिमेट है इसके हवाले से? देखें, ये टोटल 20 ऐसे मुल्क हैं यूरोप के जिसमें 19 यूरोपीय यूनियन के मेंबर ममालिक हैं और नॉर्वे शामिल है। इन्होंने मजमूई तौर पे 18 अक्टूबर को जो है वो यूरोपीय कमीशन को खत लिखा है कि जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि तालिबान की जो डिफेक्टो हुकूमत है उसके साथ जो है वो मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए और किसी किस्म का जो है वो लाए अमल तय करना चाहिए, जिसमें अफगान माजरीन को जो है खासतौर पर उन माजरीन को जो कि मुजरिम समझे जाते हैं या फिर जो है
वो इन ममालिक की जो कौमी सलामती है उस पर खतरे की अलामत समझा जाता है इनको, उनको किसी तरीके से डिपोर्ट किया जा सके। ये मामला कुछ यूं हुआ कि साल 2021 में जब तालिबान हुकूमत ने कब्जा किया काबुल पे, तो उस वक्त से जो है वो यूरोपीय यूनियन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी मेंबर मुल्क जो है वो किसी अफगान बाशिंदे को डिपोर्ट नहीं करेगा, और ये डिपोर्टेशन का अमल रुक चुका था। अब चूंकि हालात कुछ दूसरी तरफ हैं और इन ममालिक के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मसाइल हैं कुछ माजरीन को लेके, खासतौर पे अगर जराइम की बात की जाए तो उसका रेशो भी बढ़ रहा है। तो इस हवाले से ये तमाम मुल्क चाहते हैं कि किसी तरीके से अब ये प्रोसेस दोबारा शुरू होना चाहिए। इनफरादी तौर पे कुछ ममालिक जैसे जर्मनी की बात की जाए तो वो कतर की सालिसी से उन्होंने कुछ माजरीन को डिपोर्ट किया है। साल 2023 में पहली बार ऐसा हुआ कि 1,930 ऐसे अफगान शहरी के जो पहली बार यूरोप आए थे और उन्होंने पहली बार असाइलम की जो है वो एप्लीकेशन डाली, तो वो एक नया बोझ था यूरोपीय यूनियन पे, क्योंकि पहले से जो है वो यहाँ पर रिफ्यूजी क्राइसिस थे और पहले से बहुत सारे अफगान शहरी यहाँ पर सियासी पनाह ले चुके हैं। तो उन 1,930 अफराद में से तकरीबन 2024 में 22,870 अफराद को जो है वो डिपोर्टेशन के नोटिस जारी किए गए, जिसमें से फकत जो है 435 अफराद को जो है डिपोर्ट किया जा सका। उसकी वजह यही थी कि बराह रास्त जो है वो यूरोप से अफगानिस्तान डिपोर्टेशन मुमकिन नहीं थी और कोई ऐसा चैनल मौजूद नहीं था जिसके तहत कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि किसी भी मुल्क में या किसी भी मुल्क के अंदर सालिसी का ऐसा बड़ा मरकज बनाया जाए या कुछ ऐसे कैंप्स बनाए जाए जहां पर अफगान बाशिंदों को रखा जाए और उसके बाद उनके मुल्क डिपोर्ट किया जाए। सही। तो अब अच्छा इन चीजों को जुबैर, ये भी जल्द- बताएं इसके साथ, जिस तरह मैं स्वीडन के हवाले से भी बात कर रही थी, चाहे वो स्वीडन है, जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ पर जो राइट विंग पार्टीज हैं उनका हमेशा से एक स्टांस मुहाजिरीन के अगेंस्ट रहा है और काफ़ी स्ट्रांग भी रहा है। अभी जो शरीयत वापस देने के हवाले से जो इशू चल रहा है, क्या ये कानून में ही कुछ नई इस्लाह की जा रही है या फिर वाकई समझा जा रहा है कि ये उनकी सलामती के लिए भी खतरा है, इसलिए भी शरीयत वापस ली जा रही है? देखें, माजरीन का बोझ जो है उसने पूरे यूरोप का नक्शा बदल के रख दिया। 2015 की रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद बहुत से मसाइल खड़े हुए हैं। खासतौर पे अगर इमिग्रेशन की बात की जाए तो स्वीडन एक ऐसा मुल्क था कि जो सियासी पनाह लेने वालों के लिए जन्नत था। वो परमानेंट रेजिडेंस दिया करते थे और 5 साल के बाद शहरियत भी आसानी से मिल जाती थी। इसके बाद यहाँ पर जब क्राइसिस बढ़े और नफरत अंगेजी का जो है वो एक उरूज आया, तो यहाँ पर दाएं बाजू की हुकूमत कायम हुई। दाएं बाजू की हुकूमत ने ना सिर्फ जो है वो इमिग्रेशन की पॉलिसी सख्त की, बल्कि शहरियत को वापस लेने के कानून पर भी यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। एक हफ्ता कबल जो है यहाँ की जो दाएं बाजू की सबसे बड़ी जमात है उसके सरबराह ने यहाँ पर रेफरेंडम करवाने का एक मुद्दा उठाया था, उसकी तजवीज पेश की थी पार्लियामेंट में कि अगर शहरियत वापस ली जाए तो पहले अवाम से रेफरेंडम कराया जाए ताकि अवाम का जो है वो फैसला उसका एहतराम किया जाए और गैर मुल्कियों की शहरियत ली जाए जो कि जराइम में मुलविस हों। लेकिन कल जो है पार्लियामेंट में उसके खिलाफ वोट आया और रेफरेंडम अब नहीं होगा। अलबत्ता यह है कि ये कहना कि ये खतरा टल गया तो ये जो है वो खामख्याली होगी माजरीन की। उसकी वजह यह है कि आगे चल के अगले साल यहाँ पर इलेक्शन आने हैं और हो सकता है कि ये पार्टी जो है बड़े इक़्तिदार को हासिल करके जो है वो बड़े मजबूत वोटों के साथ इक़्तिदार में बैठे और कोई नई पॉलिसी या नया कानून पास कराए जो कि शहरियत के लिए मुश्किल हो। यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो एक तजवीज दी जा चुकी है कि 5 साल की जगह जो है वो 8 साल अगर आप रहेंगे स्वीडन में तो आपको जो है वो शहरियत अलॉट की जाएगी। जबकि पुर्तगाल की अगर बात करें तो वो माजरीन की आखिरी उम्मीद था। उस आखिरी उम्मीद ने भी जो है वो अब शहरियत के कानून को चेंज करने के लिए पार्लियामेंट में तजवीज पेश की है कि 5 साल की जगह 10 साल अगर कोई यूरोप में पुर्तगाल में रहेगा तो उसे शहरियत दी जाएगी। सही, तो यही सारी सिचुएशन फिर जाहिर है पाकिस्तानियों के हवाले से भी होगी, उनके लिए भी यही पॉलिसीज होंगी। और फिर एक कैसा माहौल अब इस वक्त आप देख रहे हैं सारी सिचुएशन के बाद? एक अदम तहफ़्फ़ुज़ तो है होगा लोगों में, जाहिर सी बात है। वहाँ पर माहौल किस तरह का है अभी फिर? देखिए, हम पाकिस्तानी जो खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो ट्रेंड फॉलोवर हैं। यानी कि यहाँ पर स्वीडन के अंदर जो पाकिस्तानियों की तादाद थी वो कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में पाकिस्तानियों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। और इजाफा होने की वजह यह है कि इटली, यूनान, स्पेन से ऐसे पाकिस्तानी आए जिन्हें इटली, यूनान या स्पेन में परमानेंट मिला हुआ था, वो अपनी फैमिलीज को लेकर यहाँ पर नहीं आ सकते थे। अब जब वो यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर वो अपने साथ फैमिलीज भी हैं, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन के मसाइल बहुत सारे हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो अब माइग्रेशन ने भी जो है सख्तियां कर दी हैं, तो सबसे बड़ा मसला आता है कि
अगर किसी को कोई परमानेंट रेजिडेंस इशू किया जाता है तो उनके 18 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को परमानेंट इशू नहीं किया जाता। अगर किसी को शहरियत मिलती है तो उसके 18 साल से ज्यादा बच्चे को शहरियत नहीं दी जाती। तो ये कुछ ऐसे मसाइल हैं कि पाकिस्तानी जो हमारे ओवरसीज हैं वो इस वक्त मसाइल से दो चार हैं। एक तो वो सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ वर्क परमिट के हवाले से उसको मीटअप नहीं कर पाते, और दूसरा ये है कि यहाँ इंटीग्रेट होने के लिए उनको इतने मसाइल पेश आ रहे हैं कि जो वो फैमिलीज के लिए यहाँ पर आए थे उन फैमिलीज के लिए ना तो वो परमानेंट हासिल कर पा रहे हैं, ना ही उनकी नेशनलिटी के लिए उनके पास कुछ ऐसे मौके मौजूद हैं कि उनकी फैमिलीज यहाँ पर सस्टेन करें। तो ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं कि जिन्हें डिपोर्टेशंस हुई हैं और मजीद भी खतरा है कि डिपोर्टेशंस पाकिस्तानियों की होनी है। सही। तो इस हवाले से अब अवामी राय क्या आपको नजर आई है, क्या हम ये कह सकते हैं वाज़े तौर पर कि ये अब खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है, कानून पास नहीं हो सकता, या फिर जैसे आप पहले भी जिक्र कर रहे थे आगे इलेक्शंस भी हैं तो दोबारा से ये मामला सर उठा सकता है? देखिए, यहाँ पर स्वीडन की अगर बात करें या यूरोप के ऐसे ममालिक जो के टॉप नॉच कंट्रीज हैं या ऐसे अमीर मुल्क हैं कि वहां पर अब नफरत अंगेजी जो है वो तूल पकड़ चुकी है, खासतौर पर गैर मुल्कियों के खिलाफ। तो यहाँ पर हमेशा जो है वो किसी एक पॉइंट पर सियासत की जाती है। पिछली दफा दाएं बाजू की हुकूमत इसलिए बनी कि यहाँ पर माजरीन की आमद को कम करना था, और माजरीन की आमद 2024 में 40 साल की सतह से कम आ गई है, कि यानी कि इतने कम माजरीन यहाँ पर आना शुरू हुए हैं कि अब यहाँ पर गैर मुल्की नए नहीं आ रहे। वजह यह है कि इस हुकूमत ने वादा किया था अपने वोटर से कि हम इमिग्रेशन की पॉलिसी इतनी सख्त करेंगे कि यहाँ पर जो मौजूद माजरीन है वो मुल्क छोड़ के जाएंगे या उन्हें जबरी डिपोर्टेशंस मिलेंगी, या फिर जो है हम ऐसी सख्तियां करेंगे कि यहाँ पर मजीद माजरीन ना आए। तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अब चूंकि शहरियत के मामले को लेके बहुत सारे मसाइल हैं वो, और उसको लेके जो है वो आजकल बहस चल रही है। सितंबर 2000 जो है वो 26 में इलेक्शन अक्टूबर तक होंगे, और सितंबर से अक्टूबर तक इनको पार्टी डिबेट्स के अंदर अपनी ये साबित करना है कि हम आने वाले अपने टेन्योर के अंदर कुछ ऐसा कानून भी पास करेंगे कि गैर मुल्की जो हैं जिन्होंने धोखाधड़ी के जरिए शहरियत हासिल की है उनकी शहरियत वापस ले सकें। धोखाधड़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर फेक मैरिजेस हैं, फेक डिग्रीज पे स्टूडेंट वीजों का इजरा है और फर्जी नौकरियां हैं। तो ऐसे मामला जो है वो सामने आए हैं जिनका जो है डेटा इस वक्त इन दाएं बाजू की हुकूमत के पास मौजूद है, जो अगले साल इलेक्शन के वक्त पार्टी डिबेट्स के अंदर अपने वोटर्स को पेश की जाएंगी और किसी एक चीज को मुद्दा बनाया जाएगा, और एन मुमकिन है कि शहरियत के कवानीन को जो है एन मुद्दा बना के दोबारा से वो इक़्तिदार के अंदर ये दाएं बाजू की हुकूमत आ सकती है। तो ये खतरा टला नहीं, बल्कि ये रहते रहते मुश्किलात का जो है अंबार बन रहा है। आगे चल के 10 से 15 साल जो है वो यूरोप के अंदर माजरीन के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन साल होंगे। सही। और इसके साथ जिस तरह भी आपने जिक्र किया ये फेक जॉब्स का, डॉक्यूमेंटेशन का, इन्फ्लेशन अलाउंस जो गैर ज़रूरी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ज़ाहिर अगर इस पॉइंट को मुद्दा बनाया जाता है फिर तो गैर मुल्की इससे भी बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि एक रेशो है इसकी भी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि स्वीडन जो है वो सियासी पनाह के मुतलाशियों के लिए एक जन्नत हुआ करता था। यहाँ पर जो सियासी पनाह के मुतलाशी होते थे उन्हें फौरन परमानेंट रेजिडेंस इशू किया जाता था। उसके बाद उनको तकरीबन 3 से 4 साल का एस्टेब्लिशमेंट प्लान दिया जाता था कि वो सोसाइटी में इंटीग्रेट हों। इस दौरान जो है वो उनको मुफ्त में जबान सिखाई जाती थी, उनको किराए के अलाउंस दिए जाते थे, उनको पर डे एक्टिविटी यानी कि अगर वो स्कूल जाते थे तो उनको रोजाना की बुनियाद पर बेरोजगारी का अलाउंस मिलता था ताकि वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से जम हो सकें। जब उनका एस्टेब्लिशमेंट प्लान खत्म होता था और अगर उनको जॉब मार्केट में मुयसर नहीं होती थी तो उनको सोशल बेनिफिट्स मिलते थे। तो यूं करके तकरीबन 6 से 7 साल एक माजर फैमिली या ऐसे सियासी पनाह के मुतलाशी जो स्वीडन आए थे वो 6 से 7 साल तक बगैर काम किए अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे। फिर उसके बाद क्योंकि ये आदी हो जाते थे इस तमाम तर बेनिफिट्स लेने के, तो वो कभी खुद की बीमारी का कोई बहाना बनाते थे, कोई ये कहता था कि हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत से माजरीन हैं कि जो यहाँ पर वेलफेयर सिस्टम पर बर्डन बन गए हैं। खासतौर पर अगर बात करूं तो यहाँ पर अफगान माजरीन की भी बात की जाए तो अफगान माजरीन के कुछ ऐसे बच्चे 2015 के रिफ्यूजी क्राइसिस के बाद यहाँ पर आए जिन्हें एनसम कमांडेबान यानी कि ऐसे बच्चे जो सरपरस्तों के बगैर स्वीडन में आए थे उनको यहाँ पर जो है वो परमानेंट रेजिडेंस जारी की गई। अब जो है वो इनके लिए ये मसाइल खड़े हुए हैं कि परमानेंट रेजिडेंस वापस लेने का कानून बनाया जा रहा है, और ये जो अफगान माजरीन अकेले बच्चे जो सरपरस्तों के बगैर आए थे उनके लिए सबसे
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि वो बहुत से ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताया है, वो हमेशा की बुनियाद पर यहाँ के वेलफेयर सिस्टम पर बर्डन बने हुए हैं। तो ये तमाम तरह ऐसी चीजें हैं कि जिनकी आदाद व शुमार जो है वो आगे चल के इस हुकूमत को सपोर्ट करेगी कि दोबारा दाएं बाजू की हुकूमत बने, और हो सकता है कि ना सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस वापस लेने का कानून जो है वो उसको बनाया जाए कि किसी तरीके से उसको कन्वर्ट करके टेम्पररी कर दी जाए, बल्कि शहरियत का कानून भी बनाया जाएगा कि शहरियत भी वापस ली जा सके। सही। तो अब जिस तरह से आप भी जुबैर जिक्र कर रहे हैं और हमने भी देखा कि पहली पॉलिसीज बहुत नर्म हुआ करती थी और इट्स रियलिटी, अब इतनी सख्ती हो जाना एकदम से, दाएं बाजू की जमात जिस तरह आप कह भी रहे हैं कि एक एक पॉइंट कोई भी मुद्दा बनाते हैं और उस पर पॉलिटिक्स चलती है, तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि इतनी सख्ती के बाद जो मजहबी आज़ादी जैसे मामलात हैं वो भी इन फ्यूचर महदूद हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पर एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है मजहबी मुनाफरत भी फैली, यानी कि यहाँ पर कुरान सोजी के वाक़यात हुए, ना सिर्फ स्वीडन में बल्कि यूरोप के दीगर ममालिक में भी ये मामलात खड़े हुए। फिर अब जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है हिजाब पर पाबंदी की, यानी कि जो मुसलमान फैमिलीज हैं उनमें अक्सरियत जो है वो हिजाब जो है वो अपने साथ बुर्का या हिजाब का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर खवातीन करती हैं, उस पर पाबंदी की बात कर रहे हैं। पुर्तगाल की पार्लियामेंट में भी ये समरी पेश की गई है, और स्वीडन में भी जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रातना की जो सरबराह हैं उन्होंने हालिया दिनों में एक बयान दिया था, उसके मुताबिक यहाँ पर भी हिजाब पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं कि जो ये ट्रिगर कर रहे हैं कि ना सिर्फ महाजरीन के लिए यहाँ पर रहना मुश्किल है, बल्कि मजहबी आज़ादी को भी जो है उसका भी गला घोंटा जा रहा है, उसके ऊपर भी सख्तियां बरतने का इम्कान है कि आगे चल के कुछ पाबंदियां लागू की जा सकती हैं। सही। थैंक यू सो मच। जुबैर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और स्वीडन में इस वक्त जो यूरोपीय कंट्रीज में मामला चल रहे हैं उस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इसके साथ जो अफगान महाजरीन है उस हवाले से भी उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे इफेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरह से हमने इन डिटेल बात की कॉम्प्रिहेंसिवली कि जिस तरह से आगे चलकर अब मजहबी आज़ादी भी महदूद हो जाएगी, तो काफ़ी सारे मामलात हैं जिन पर अब थोड़ा सा नजरसानी करने की ज़रूरत भी है, और इसका कोई ना कोई हल पाकिस्तानियों ज़रा है। हम तो बात कर सकते हैं पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्स्ट में कि उनको कितनी मुश्किलात होंगी, तो अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या कुछ होगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से अगर बात की जाए कि 4 विकेट पर 185 रन बना लिया, और जनूबी अफ्रीका के स्टेप्स 68 और विनीने ने 10 रन बनाकर नॉट आउट हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान की बढ़ती खत्म करने के लिए भी मजीद अब 148 रन दरकार हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने वाले स्पिनर आसिफ आफरीदी ने 2, साजिद खान और शाहीन शाह आफरीदी ने एक विकेट हासिल की। और इससे पहले पाकिस्तान जो टीम है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नजीब। आप क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच अहमद फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यही बताएं मुझे कि जनूबी अफ्रीका ने दूसरे दिन के इख्तिताम पर अब 4 विकेटों पर 185 रन जिस तरह से बनाए, आपको लगता है कि मैच में अभी भी बैलेंस है, मुतवाजन है मैच, या पाकिस्तान को थोड़ा एज हासिल है अभी भी? हालांकि ये तकरीबन मुतवाज़िन है, क्योंकि पहले जनूबी अफ्रीका को आज एज हासिल था, क्योंकि पाकिस्तान की जो आखिर में 5 विकेटें गालिबन 17-18 रन पर गिर गई, और फिर उसके बाद जनूबी अफ्रीका ने एक करीब 140-50 के स्कोर के करीब इनकी सिर्फ 2 ही विकेट्स गिरे हुए थे, तो उस वक्त वो बहुत अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन आसिफ आफरीदी ने आखिरी सेशन में जिस तरह 2 खिलाड़ियों को आउट किया, वो मेरा ख्याल है कुछ हद तक पाकिस्तान को इस मैच में वापस लेकर आई है। हल्का सा स्लाइटली सा पलड़ा आप कह सकते हैं जनूबी अफ्रीका का भारी है, लेकिन ये बात बहुत अहम है समझना कि चूंकि अब पिच जो है वक्त के साथ खराब हो रहा है, स्पिनर के लिए आहिस्ता आहिस्ता मदद बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान 300 रन से पहले 250 के आसपास कहीं जनूबी अफ्रीका को आउट करके 70-80 रन की लीड किसी तरह से हासिल कर लेता है, तो मेरा ख्याल है कि ये काफी मैच और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा अहमद, एक बार फिर हमने देखा पाकिस्तानी टीम ने जिस तरह से 5 विकेटें सिर्फ 17 रन पर खो दी, तो ये बार बार होने वाला जो बैटिंग कोलैप्स है, इसकी क्यों नहीं रुक पा रहा? आपको इसकी वजह क्या नजर आती है? यही सूरत हाल हमने पहले मैच में भी देखी थी। कोलैप्स पाकिस्तान की टीम के साथ अब बहुत ही हमेशा से अटैच रहा है, और इस अब तक की सीरीज में भी हमने काफी ज्यादा देखा है।
आज अगर आप देखेंगे इनके विकेट्स गिरने में तो एक आध विकेट ऐसी होगी जो कि बॉलर ने अच्छा गेंद किया होगा। जैसे साउथ शकील को आर्म बॉल किया, वो एंगल से बीट हो गए, वो स्पिन एक्सपेक्ट कर रहे थे, सलमान अली आगा लेग बिफोर हो गए, लेकिन उसके बाद से मोस्टली विकेट्स आप देखें तो वो ऐसे बस अजीबो गरीब शॉट्स खेलते हुए गिरी है। ऐसा नहीं कि हाँ। बॉलर ने कोई आपको बहुत अच्छा स्पिन करके आउट किया। आप देखिए शाहीन अफरीदी भी एक स्लॉग करते हुए आउट हो गए, साजिद खान भी आउटसाइड ऑफ स्टंप एक एक्सपेंसिव ड्राइव खेलते हुए आउट हो गए, आसिफ अफरीदी भी एक बड़ा लॉन्ग हॉप के वो चक्कर में थे और वहां पर उनकी विकेट गिर गई। तो ये ऐसा नहीं कि बॉलिंग इतनी अच्छी हुई या कोई बॉलर ने ऐसी गेंद कर दी जो कि खेलने के काबिल नहीं थी, आप नहीं खेल पाए। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी रिलैक्स हो जाते हैं जब भी हम, असल वजह यह है कि जब भी हम अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं उस वक्त हम जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और यही एक वजह है कि हम सही। रिलैक्स होते हैं। अच्छा, तो अगली आपने भी शाहीन शाह अफरीदी की बात भी की है, वो एक अच्छी फॉर्म में, शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि एक वो पुराना शाहीन है जो है वो वापस आ गया, बीच में कहीं खो गया था। कैसे उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? डे टू में जो पिक ऑफ द बॉलर की अगर आप बात करेंगे तो वो दो है, दोनों ही आफरीदी हैं, एक शाहीन आफरीदी, दूसरा आसिफ आफरीदी। शाहीन आफरीदी ने बहुत अच्छा नए बॉल के साथ स्पेल किया, एक तो लेग बिफोर काफी आउट था, बिल्कुल आउट था, मेरे हिसाब से तो आउट था, अंपायर कॉल्स पे बैट्समैन बच गए, बड़ा दिलफरेब किस्म का स्पेल था फास्ट बॉलिंग का, अच्छा लगा कि रिदम में बॉल कर रहे हैं, और अब लग रहा है कि वक्त के साथ साथ उनका रिदम, उनकी पेस वापस आ रही है, जो कि बहुत खुशाइंद बात है, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और उनके साथ मैं आसिफ अफरीदी का भी जिक्र करूंगा कि उन्होंने क्या किया कि पिच में स्टार्ट में ज्यादा स्पिन नहीं था इसमें, यानी कि कोई एक आध बॉल बीच में टर्न हो रहा है, बाकी इतने ज्यादा स्लो टर्न था तो बैट्समैन आसानी से मैनेज कर रहे थे। लेकिन जो सबसे अच्छी बात आसिफ अफरीदी की थी कि उन्होंने विकेट टू विकेट टाइट बॉलिंग की, तो अगर विकेट नहीं आ रही तो रन भी नहीं दिए, और हाँ। सबसे इकोनॉमिकल बॉलर रहे, और रिवॉर्ड उनको मिला आखिरी सेशन में जाके, जहां उन्होंने 2 विकेट्स हासिल करके ना सिर्फ अपनी डेब्यू विकेट ली बल्कि पाकिस्तान को भी काफी हद तक मैच में लेके आए। तो दोनों अफरीदी, शाहीन अफरीदी और आसिफ अफरीदी डे 2 पे पाकिस्तान के पिक ऑफ द बॉलर रहे। सही। अब आफरीदी की आप बात करें, उनकी बहुत ही इस वक्त धूमें मची हुई हैं। आसिफ आफरीदी ने जिस तरह से 2 विकेटें हासिल की और बहुत ही आप ये कहें कि खतरनाक किस्म के वो नजर आ रहे थे। आप समझते हैं नुमान अली हो गया, साजिद खान हो गए, आसिफ आफरीदी हो गए, वो तमाम तर ये वही सर्कल है जो पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जितवा दे? देखिए, जहां भी कंडीशंस होगी, जाहिर है कि स्पिनर्स, पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बन रही है जो स्पिनर्स के लिए मददगार है, लेकिन ये तीनों काफी क्वालिटी स्पिनर है। ये 3 की जो जोड़ी है, और इसके अलावा और भी नाम है जो कि जरूरत के तहत आप उनको जमा तफरी कर सकते हैं, अबरार हैं और भी इसमें इजाफा हो सकता है। तो ये ऐसे जोड़ी है जो कि, या ऐसा वो ट्रॉयका है जो कि पाकिस्तान को कम से कम घर के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान के घर पे बहुत सारी मजबूत टीमों के खिलाफ मैच, और बाहर भी इतनी टफ सीरीज नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि पोटेंशियली पाकिस्तान अगर अच्छी क्रिकेट खेले तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक जरूर पाकिस्तान पहुंच सकता है। और जब फाइनल में पहुंच जाए तो फिर आप एक जीत की दूरी पे रहते हैं। और मैं एक बात और आपके प्रोग्राम की विसातत से कह दूं, सही। गजल के वो ये बात है कि आसिफ अफरीदी इतना ब्रिलियंट। सही सही, बहुत शुक्रिया। अहमद नजीब सती हमारे साथ मौजूद थे, और चूंकि अहमद वक्त की कमी है इस वजह से आपसे मजीद बात भी नहीं हो सकी है, और देखते हैं कि आज तीसरे दिन का खेल है उसमें किस तरह का रवैया होगा पाकिस्तान का। फिर इस पर कल फिर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे शो में मौजूद हैं एक ऐसी पाकिस्तानी शख्सियत जिन्होंने आसमान से आगे देखने का हौसला दिखाया, और उनका नाम है डॉक्टर सुंबल मुश्ताक। वो पाकिस्तान की पहली फिजिशियन, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट हैं, और एक मेडिकल डॉक्टर, स्पेस मेडिसिन रिसर्चर, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो वो एस्ट्रल बीम ऑर्गेनाइजेशन की बानी भी हैं। डॉक्टर सुंबल ने ना सिर्फ तिब के मैदान में नाम कमाया बल्कि खला की दुनिया में भी उनका एक अलग सा नाम है, और पाकिस्तान का परचम उन्होंने बुलंद किया है। उन्होंने अपनी स्पेस स्टडीज़ फ्रांस की इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की, और इसके साथ साथ अमेरिका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया। उनकी स्टडीज़ इस तरह से थी कि मतलब एक मेडिकल की स्टूडेंट जब खला में जाती है उस तरह से उन्होंने तरबियत हासिल की, और वहाँ पर पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। उनकी खिदमात को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सराहा है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तालीम के मैदान में ख़वातीन की शमूलियत का पैगाम भी वो फैला रही हैं। साथ ही साथ उनकी जो तंजीम है उस हवाले से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज वो हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सुंबल फॉर। सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि कैसे आपने ये इतना यूनिक बात की तरफ आप इंस्पायर हुई। एक आप फिजिशियन हैं, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट, और फिर मेडिकल की दुनिया और फिर खला की दुनिया, बहुत दोनों अलग दुनिया है। सुंबल, आप सुन पा रही हैं?
जी जी, आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? जी सुंबल। जी, थैंक यू सो मच मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। और वेल, बचपन से ही मुझे स्पेस में बहुत दिलचस्पी थी, और स्कूल टाइम से ही मैं हमेशा ही स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेती थी। लेकिन मैं बड़ी हो रही थी, और उस वक़्त हमारे मुल्क में एस्ट्रोनॉट बनना एक ऐसा करियर पाथ नहीं था जिसको बहुत सीरियसली लिया जाए। तो नेचुरली मुझे मेडिसिन में भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का फ़ैसला किया। लेकिन स्पेस मेरा एक शौक था, एक हॉबी थी, जो कि एक पैशन बनता जा रहा था। तो जब मैंने स्पेशलाइजेशन का वक्त आया, तो मैंने सोचा कि एरोस्पेस मेडिसिन परस्यू करूँगी। और इसी दौरान मुझे स्पेस मेडिसिन रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुई, और मैंने, क्योंकि उस वक़्त मून और मार्स सेटलमेंट पर आज भी काफ़ी रिसर्च चल रही है, तो मैं काफ़ी लाइक कई इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ एज अ मेडिकल एडवाइज़र और एज अ मेडिकल साइंटिस्ट के तौर पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया, सुपरवाइज़ किया। और पहले मुझे लगता था कि स्पेस में सिर्फ आप अपने नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है, और मेरे वालिदैन हमेशा कहते थे कि अगर कोई रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता तो आप अपना रास्ता खुद बनाएं। बिल्कुल तो exactly. मैंने किया, और मुझे खुशी है कि मैं मतलब इस दौर में हूँ जहाँ पे कमर्शियल स्पेस फ्लाइट जो है वो एक इमर्जिंग है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने मेडिकल और रिसर्च बैकग्राउंड के ज़रिए ही स्पेस तक पहुँचूँगी। और अभी भी मैं इसी सफ़र पे हूँ। जिस इंस्टीट्यूशन से मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, वो एक पेलोड स्पेशलिस्ट के प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उसके थ्रू ही स्पेस में जाते हैं, उसी को लेके। तो अभी मैं अपने ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर रही हूँ, और होपफुली उसके बाद फ्लाइट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। सही। अच्छा सुंबल, मुझे ये भी बताएं कि स्पेस मेडिसिन व्हाट एग्जैक्टली इज, क्योंकि इस वक्त हमें हर तरह के लोग देख रहे हैं ना। मैं चाहती हूँ, ये एक नया शोबा है, लेकिन लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़ और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर हम स्पेशली बात करें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के हवाले से। तो जी, सो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट या लाइक स्पेस मेडिसिन जो है वो एक स्पेस एक्सप्लोरेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें आप एस्ट्रोनॉट हेल्थ के बारे में जो है वो रिसर्च करते हैं, और काउंटर मेजर्स होते हैं कि आप कैसे, बिकॉज स्पेस एक ऐसा डोमेन है जहाँ एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपके हेल्थ पे बहुत मनफी असरात पड़ते हैं। और स्पेसिफिकली लाइक रेडिएशन रिलेटेड, ग्रेविटी कम होती है, इससे आपके बोन लॉस शुरू हो जाता है। और सिमिलरली वही चीज़ अर्थ पे भी होती है, बट स्पेस एक ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन होता है। तो जो काउंटर मेजर्स एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाए जाते हैं, वो इन रिटर्न स्पेस अर्थ पे ट्रांसलेट होते हैं फॉर मैनी डिजीज़ेस। जैसे कि मेरा रिसर्च का शोबा जो है वो जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो मेरा बोन लॉस एंड मसल लॉस इन फीमेल फिजियोलॉजी है। तो ये एक अंडर रिसर्च एरिया है ऑलरेडी भी, लेकिन चूँकि मेरा मानना ये है कि फ़ीमेल फिजियोलॉजी पे कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मुस्बत भी हो सकते हैं बोन लॉस और मसल लॉस को लेके। सो मैं स्पेसिफिकली यही पढ़ रही हूँ। बट अगर हम वहाँ की मतलब ये रिसर्च जो है ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हम यहाँ पे भी उसको उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ओस्टोपोरोसिस है या और डिजेनरेटिव जो डिजीज़ेस होती हैं बोन्स की, या किसी भी और मतलब आप सिस्टम को ले लें, तो वो हम अर्थ पे भी उसी तरह उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा सुंबल, ये भी मुझे बताएं कि जाहिर है जब आप इतनी कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना, तो हर्डल्स भी यकीनी तौर पर आपका रास्ता रोकती हैं। किस तरह के चैलेंजेस आपने अपनी फील्ड में इस वक्त तक फेस किए और किस तरह से आप उनके ऊपर काम करके उनको रिजॉल्व कर रही हैं?
मुझे एज अ पाकिस्तानी वैसे तो मुझे महसूस होता है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ पे वो अवेयरनेस की कमी है। खास तौर पे अगर मैं अपने मेडिसिन बैकग्राउंड में बात करूँ तो एरोस्पेस मेडिसिन एग्जिस्ट करता है, बट इट्स अ वेरी नीश इट्स अ वेरी नीश एरिया हियर, और यहाँ पे आपको इतनी गाइडेंस नहीं मिलती हाउ टू परस्यू, वेयर एज स्पेस मेडिसिन जो है वो इसी का ही एक पार्ट है जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो दूसरी बात रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी की कमी है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ये लगता है कि शायद ये फील्ड परस्यू करना मुश्किल है, जो कि है, बट अगर आपके पास रोल मॉडल्स हों तो आपको अंदाज़ा होता है कि यू नो इफ़ शी और ही हैज़ डन इट तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आई थिंक कि एक रोल मॉडल्स की कमी होना भी बहुत मैटर करता है, और लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो कुछ भी मुमकिन है, और रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन पॉसिबल होता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जर्नी ये साबित करे कि अगर आपका इरादा मजबूत है तो स्पेस तक पहुँचना भी आसान ही होता है। अच्छा, जिस तरह भी आपने ख़वातीन के हवाले से बात की है, यूथ के हवाले से बात की है, इस पर आप काम भी कर रही हैं यकीनी तौर पर, और आप जैसे लोगों को देखकर लोग इंस्पायर भी होते हैं। आप किस तरह का फ्यूचर देख रही हैं ख़वातीन का, नौजवानों का जो पाकिस्तान में है इस वक्त और स्पेस साइंसेस की तरफ जाना चाहते हैं? आप उनको क्या टिप्स देंगी कि वो इस फील्ड से घबराएं नहीं बल्कि इसमें जाएं? बिल्कुल, आई थिंक कि मैं ख़ुद भी, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम स्टूडेंट फॉर वेरी यंग स्टूडेंट्स हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेस एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि स्टूडेंट को ये समझ आए कि स्पेस रिलेटेड फील्ड्स में वो अपना करियर बना सकते हैं, और कौन कौन से स्पेस रिलेटेड फील्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक मेडिसिन हूँ बैकग्राउंड से, एक इस फील्ड में आई हूँ। सो सिमिलरली बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि स्पेस लॉ है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री में, और आई थिंक कि आगे भी बहुत पोटेंशियल है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको अगर आप एक चीज़ को परस्यू करना चाहते हैं तो आपको उसके टुवर्ड्स वर्क करना चाहिए, नॉट जस्ट कि आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है, बिकॉज आजकल का दौर ऐसा है कि आप आउट ऑफ दैट एरिया और आउट ऑफ दैट बॉक्स जो है वो ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं। आप जो भी परस्यू करना चाहें उसके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं और फिर उनको परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे जुम्बल ये भी बताइएगा, इसके साथ जो आपकी तंजीम है जिसका मैंने अपनी इब्तिदा में भी जिक्र किया था, एस्ट्रल बीम ऑर्गेनाइजेशन, इसके हवाले से कितनी वर्किंग आप कर रही हैं फॉर यूथ, फॉर जो यंग गर्ल्स हैं उनके लिए? जी, तो जैसे मैंने बताया एस्ट्रल बीम के डिफरेंट नज़रियात हैं, उनमें से एक हमारा चैप्टर है जो कि एस्ट्रोनॉट ड्रीम्स के बारे में है। तो हम डिफरेंट कंट्रीज़ में कैंप्स करते हैं, और पाकिस्तान में मैंने बहुत कैंप्स किए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह मेरा अभी भी इस ईयर भी फर्दर इस तरह के एजुकेशनल आउटरीच करने का प्रोग्राम है, और हम उसमें बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर सेवरल सेगमेंट्स उसमें होते हैं, और फिर जैसे हम उनको रॉकेटरी सिखाते हैं, फिर हम उनको ऐसे सेशंस देते हैं उन साइंटिस्ट के साथ कि आप उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बारे में उनको मतलब ऑन हैंड्स ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा VR के थ्रू हम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें किस तरह एक स्पेस इन्वायरमेंट होता है, जो कि आई थिंक कि वर्चुअल रियलिटी इज़ अ वेरी नाइस टूल कि आप बच्चों को ये एक्सप्लेन कर सकें कि उस जगह का इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ पे वर्किंग किस तरह होती है एक वेटलेस इन्वायरमेंट में।
तो ये हम करते हैं। इसके साथ हम टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं जो कि स्पेस साइंसेस के टॉपिक पे होते हैं कि कैसे वो अपने क्लासरूम्स में बच्चों को इंगेज कर सकें ऑन दीज टॉपिक्स। और इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक चैप्टर है सेलेस्टियल पीस के नाम से, जहां हम स्पेस को अमन, ताउन और इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने पर काम कर रहे हैं। सही। तो मुझे लगता है कि अगर हम स्पेस एक शेयर्ड डोमेन समझें तो ये अमन का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। दैट्स वेरी ग्रेट सुंबल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके साथ साथ अभी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप मजीद भी काम करें? जी, मैं अभी मेरे जो साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उन पे तो मैं नासा AWG एनालिसिस वर्किंग ग्रुप एक तंजीम है, मैं उनके साथ एज ए मेंबर काम कर रही हूँ और एक प्रोजेक्ट लीड कर रही हूँ और एक प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ। और इसके अलावा ये मैं अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो माइक्रोग्रेविटी पैराबोलिक फ़्लाइट है, उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ और बहुत जल्द मैं फ्लाई करूँगी विद दैट। सही। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुंबल मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी और जिस तरह के लिए और नौजवान नस्ल के लिए काम कर रही हैं, यकीनी तौर पर आप इस तरह से बढ़ती जाएं, इस तरह से ग्रो करती जाएं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेंगे मुल्क की सियासत पर, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत और सफारत एक बार फिर से आपकी कहेंगे गैर यकीनी के दौर में खड़ी हुई है और काफ़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बाद अब अफगान तालिबान हुकूमत ने भारत के किरदार से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया है। और दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की सियासत में भी बड़ी हलचल देखने में आ रही है, जहाँ मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से अलहदगी और अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया है, जिससे एक नई सियासी सफबंदी जन्म ले रही है। और दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के ताज़ा बयान ने भी सियासी मंजरनामे में नई बहस छेड़ दी है। उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान और वज़ीर आला की मुलाकात नहीं होती तो सूबे को काबीना के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। इस सब पर हम बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं अनवर इकबाल साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले सर यही बताइएगा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कतर में होने वाले सीज़फायर मुआहदे के दौरानिये से मुतल्लिक जो बयान दिया है, वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से सीज़फायर में वक्त की हद मुकर्रर नहीं है, खिलाफ वर्जी ना होने तक मुआहदा जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगा। आपको लगता है कि अब ये जो हालिया झड़पें हैं इनके बाद मुआहदे की पायदारी पर हम कितना यकीन कर सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो तनाज़ा है वो ऐसा नहीं है जो एक दो मीटिंग्स या थोड़ी सी मीडिएशन से हल हो जाए। गर्चे सऊदी अरब भी और कतर भी, सबसे ज़्यादा कतर कोशिश कर रहा है और कतर की कोशिशों में ज़ाहिर है कतर को हमेशा आशीर्वाद हासिल होती है, अमेरिका की सब कुछ है, लेकिन ये मसाइल जो हैं बड़े उलझे हुए हैं। सबसे पहला मसला क्या है, हमारी जो शिकायत क्या है, मेन हमारी शिकायत ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच इंसर्जेंट्स और दूसरे बहुत सारे गिरोह जो अफगानिस्तान में बेस्ड हैं, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करते हैं, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि तालिबान हमारे साथ ताउन करें और हमारी यानी उनकी मदद से हम उन पनाहगाहों को जहाँ से पाकिस्तान में अटैक होता है उनको ख़त्म कर सकें। और तालिबान जो हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो उन लोगों को फोर्स करे कि वो कैंप खाली कर दें, पाकिस्तान आ जाएं, जहां हम उनको पकड़ें और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये है हमारी पोजीशन। तालिबान की जो स्टेटेड पोजीशन है वो तो ये है कि हाँ, हम पाकिस्तान के इलाकों में कार्रवाई नहीं करते, ना हम चाहते हैं कि हमारा इलाका इस्तेमाल हो उस किस्म की कार्रवाई के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा गिरोह है, और इस तरह के दीगर जो गिरोह हैं, वो जो 20-22 साल जो वहाँ जंग होती रही, 20 साल अमेरिका के ख़िलाफ़, और उससे पहले भी उन सारी जंगों में तालिबान के साथ शामिल रहे
और लड़ते रहे हर महाज पे। तो वो समझते हैं कि वो अफगान तालिबान की जो ग्रेटर मूवमेंट है उसका हिस्सा है, अपने आप को अलग नहीं समझते। तो उनके लिए अपने आप को तालिबान से डिसोसिएट करना या हुकूमत पाकिस्तान का साथ देना, उनकी पनाहगाहें ख़त्म करना, उनको मजबूर करना कि पाकिस्तान जाएं जहां उनको पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके या उनके खिलाफ किसी किस्म का समझौता हो सके, वो उसके लिए तालिबान ज़हनी तौर पे अभी तैयार नहीं है और इसलिए मसला उलझता जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने क्या किया है इसको कंट्रोल करने के लिए? पाकिस्तान ने पहले तो कोशिश की, आज से नहीं, आप देख रहे हैं कई बरसों से कोशिश है कि किसी तरह काबुल में जो भी हुकूमत हो उसका ताबुन हासिल किया जाए, और ताबुन हासिल करके पाकिस्तान की सरजमीन पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं और बहुत होती हैं, यानी इस पिछले साल तकरीबन 600 कार्रवाइयाँ हुई थी एक साल के अंदर अंदर, और उसमें सैकड़ों लोग हमारे जो पाकिस्तानी हैं शहीद हुए थे, मारे गए थे। और फिर हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उन पे हमले होते हैं, हमारी हुकूमत की इंस्टॉलेशन पे हैं उन पे हमले होते हैं, हमारे शहरियों पे हमले होते हैं। तो हमारे लिए भी ये जिंदगी और मौत का मसला है। तो हमने पहली कोशिश की कि तालिबान के ताबन से इसको इसमें कर मुझे सकें। दिफा ने भी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसमें भारत के किरदार को भी मुस्तरद किया है उन्होंने। तो आपको लगता है कि जो अब तालिबान हुकूमत है वो अपनी सरजमीन को वाकई दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की जो बात कर रही है उस पॉलिसी पर अमल कर रही है? वो अपनी एक ऑफिशियल पोजीशन स्टेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हमारी एक पॉलिसी होती है, उसके नीचे फिर पॉलिसीज होती हैं, तो उसके नीचे कमांडर्स होते हैं, तो उसके नीचे उनके ग्रोह हैं, क्योंकि वहाँ कोई इस तरह की ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं है। जब हम ये पाकिस्तान में जब कोई हुक्म दिया जाता है GHQ से, तो वो हुक्म पूरा का पूरा नाफिजुल अमल होता है। उस पर जितनी यूनिट्स हैं पाकिस्तान आर्मी की, रेंजर्स की, फ्रंटियर कोर की, पुलिस की, उसकी पाबंद होती है कि उन अहकामात को नाफिज करें। अफगानिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। काबुल का हुक्म अक्सर काबुल से बाहर नहीं चलता। लोकल कमांडर्स होते हैं, उनके अपने ताल्लुकात होते हैं, खास तौर पे पाकिस्तानी जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ, और वो फिर अपने हिसाब से चलते हैं। तो वो अगर पॉलिसी का ऐलान भी कर दें तो भी वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि वो खुद पॉलिसी के ऐलान में तालिबान हुकूमत सिंसियर नहीं होती। वो पाकिस्तान की तसल्ली के लिए बयान तो दे देते हैं, उस पर अमल करना नहीं चाहते, क्योंकि वो खुद उनके अपने मफादात उससे जुड़े होते हैं, इसलिए वो अमल नहीं करना चाहते और इसलिए अमल नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि बयान की हद तक वो जरूर सिंसियर हैं, लेकिन कभी भी बयान से आगे ये बात नहीं जाती। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं, जैसे मैं इब्तिदा में बात भी कर रही थी, कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से भी अलहदगी का ऐलान एक तरफ कर दिया है। और आपको पता है जो सदर है मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के शाह गुलाम कादिर, उन्होंने कहा है कि किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे और नून लीग जो है वो अब अपोजिशन में बैठेगी। अगर इसी तरह से रहता है और पीपल्स पार्टी फिर अदम एतमाद लाती है, तो फिर ये क्या, इसका वो जमहूरी हक ही हम समझें या फिर मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी? आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत अहम सवाल है। बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में वही होता है जो इस्लामाबाद चाहता है। आपको इस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि इस्लामाबाद, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के वो हल्के जो मैटर करते हैं, जो ये फैसले करते हैं बनाने बिगाड़ने वाले, वो क्या चाहते हैं? वो जो मौजूदा सेटअप को जारी रखना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग ही पावर में रहे, या वो पीपल्स पार्टी को लाना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं? इस पे डिपेंड करेगा। अगर तो जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि नई इंतजामिया, एक नया सदर बने आज़ाद कश्मीर में, तो वो बन जाएगी, एक नया सदर भी बन जाएगा। और उन्होंने फैसला किया है कि नहीं बने तो नहीं बनेगा। तो वो जो, अगर देखें, आज़ाद कश्मीर छोटी रियासत भी तो नहीं है ना, ये तो एक जिले, एक डिवीजन जितना रकबा है, ठीक है ना, जिसको जोड़ के हम नहीं चुके। हमें एक कश्मीर हमारा एक मुतनाज़ा है, हम भारत के कब्जे को, के नाजायज कब्जे को हम ज़ाहिर नहीं मानते, ना मान सकते हैं। तो उसकी जैसे हमने एक इंतज़ामिया बना रखी है,
जिसमें हम इंतखाबात भी कराते हैं और इंतखाबात फेयर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और उसके तहत हुकूमतें बनती हैं। लेकिन चूंकि इतना छोटा सा इलाका है तो उस पर जो इन्फ्लुएंस होता है इस्लामाबाद का होता है, जो फैसले इस्लामाबाद में होते हैं वही आज़ाद कश्मीर में मुंतकिल होते हैं। तो ये समझने के लिए कि आइंदा क्या होगा, मुस्लिम लीग क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आप बयान पे नजर न रखें। बयान से बड़ा कंफ्यूजन होगा, कभी यहाँ लगेगा कि एक ग्रुप आ रहा है कि दूसरा जा रहा है फलां आ रहा है, क्योंकि वो आपस में इक़्तिदारी रस्साकशी है, लेकिन अल्टीमेटली वही होता है जो इस्लामाबाद चाहता है। सही, ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे आखिर में ये भी बताइएगा, अब थोड़ी सी पीटीआई के हवाले से बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने भी ये कहा है ना कि इमरान खान ने जो नए वज़ीर आला का इंतखाब अब हुआ है सोहेल आफरीदी, अगर इन दोनों की मुलाकात नहीं होती तो फिर सूबे को हम काबीना के बगैर भी नहीं छोड़ सकते। तो इससे सूबे के हुकूमती मामलात पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो देखें 7 से 8 दिन गुजर गए हैं, कैबिनेट अनाउंसमेंट नहीं हुई। हुकूमत पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि अब पहले तो ज़ाहिर है जो हुकूमत की ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि गंडापुर साहब और ये जो खान साहब के दरमियान जो अख्तिलाफ़ात पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से सोहेल आफरीदी साहब को लाया गया, मुतलात कायम रहें, सोहेल आफरीदी साहब मुंतखब ना हो सकें, गंडापुर और तहरीक तालिबान के बीच में एक ऐसा ग्रोह तैयार किया जाए जो गंडापुर साहब के साथ हो, फिर वो दोनों आपस में लड़ सकें और उसके जरिए वो अपनी हुकूमत वहाँ कर सकें, यानी पीटीआई को वीकन कर सकें। वो ऐसा नहीं हुआ। सोहेल आफरीदी साहब इंतखाबात जीत गए। अब इंतखाबात जीतने के बाद ज़ाहिर है वो सिर्फ इमरान खान की वजह से जीते हैं, उनकी तो अपनी कोई इतनी मजबूत हैसियत नहीं कि वो खुद जीत सकें। तो वो उनकी कोशिश रहेगी कि उनके सर पे इमरान खान का हमेशा साया रहे, उनका हाथ रहे, और साथ साथ जब भी मौका मिले, क्योंकि इमरान खान साहब की यही ख्वाहिश है ना कि हर मौके पर उनकी रिहाई की बात को, उनके जो कुछ उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं इनको हाईलाइट किया जाए, तो वो हाईलाइट करते रहेंगे। ये भी एक तरीका हाईलाइट करने का कि इमरान खान के आशीर्वाद के बगैर काबीना बन नहीं सकती, मैं उनसे जाऊंगा, डिस्कस करूंगा, आराम वो अप्रूव करेंगे तो तब बनाऊंगा। तो उसमें यह होगा कि अगर हुकूमत यानी ये मामले को खींचेंगे और यहाँ तक ये बात पहुंच जाए जहाँ अगर हुकूमत ये चाहती होगी, मुझे नहीं पता, अगर फेडरल वफाकी हुकूमत ये चाहती कि इस तरह सूबाई हुकूमत को तोड़ दिया जाए और सोहेल आफरीदी साहब को हटा दिया जाए, तो वो इमरान खान को मिलने नहीं देंगे, उनको हुकूमत नहीं बनाने देंगे। लेकिन अगर ये नहीं ख्वाहिश ये हुई कि बहुत सेंसिटिव सूबा है, हालात इतने ख़राब हैं, तालिबान के खिलाफ जंग हो रही है, वहाँ हुकूमत बन जाए, तो वो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत हफ्ते 10 दिन 20 दिन और उसको डिले करा के इमरान खान से मुलाकात करा देंगे और एक हुकूमत बन जाएगी। तो ये तो पाकिस्तान में बहुत कुछ जो गेम का हिस्सा होती है, उसमें बहुत कुछ ये होता है जो कहते हैं, उर्दू का शेर है, आपने सुना होगा, है कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, यानी जो सितारे हैं वो हैं कुछ और नजर कुछ आते हैं, तो होगा। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सारी पावर गेम ही है और सब कुछ इसी पर चलता है। थैंक यू सो मच। माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सीनियर तज्ज़िया का अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो ग्लोबली इस वक्त चल रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में हो रहा है, पार्टीज के दरमियान हो रहा है, उस पर हम बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप सब जानते हैं कि इस वक्त सर्दियां आ गई हैं और वायरल्स भी हो जाते हैं, मुझे भी हुआ है, और लोगों की मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं। आपको पता है कि एक तरफ बीमारियां होती है, लेकिन कुछ आपको पता है ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जिनके लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सर्दियों का मौसम आते ही खानों की खुशबू, सूप, खुश्क मेवाजात की मिठाइयाँ, हर तरफ हमें यही चीज़ें नज़र आ रही होती है। लेकिन यही मौसम उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही एहतियात का तकाजा भी करता है जो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि सर्दी में ना सिर्फ जिस्म का मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है बल्कि भूख भी बढ़ जाती है, जैसे पहले कहा। और यही वो वक्त हो जाए जब आपका जो शुगर लेवल है या तो ख़तरनाक हद तक क्रॉस कर जाता है या फिर वो अचानक कम हो जाता है। तो आखिर सर्दियों में डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ा जो है वो तवानाई दे उनको, शुगर लेवल भी उनका कंट्रोल रखे। और आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि सर्दियों की डाइट डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर कैसी होनी चाहिए और छोटी छोटी आदतें जिनसे सर्दियों में सेहत भी बरकरार रह सके और साथ साथ आपको पता है हम मीठा भी खा सके। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर शाहिद नदीम ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।
सबसे पहले तो मुझे यही बताएं कि सर्दियों में आपको पता है भूख भी बढ़ जाती है हम सब की, और फिर बीमारियां भी साथ साथ चलती रहती हैं, फ्लू, जुकाम, नज़ला, ये सब चीज़ें। लेकिन क्या डाइट होनी चाहिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ख़ास तौर पर? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी सर्दियां जो हैं उनके लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो सकती हैं, अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। वजह उसकी ये है कि 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विंटर सीजन में, सर्दियों में जो है वो चेंजेस लाती हैं ब्लड शुगर लेवल में। नंबर 1 तो ये उनका डाइटरी पैटर्न, जैसे आपने बताया कि सर्दियों में जो है वो जो डाइट है थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि बॉडी को सर्दियों में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जिस्म जो है उसको भूख ज्यादा लगती है, उसको ऐसे खाने की जरूरत होती है जो जरा गर्म खाने होते हैं, तो लोगों का जो इंटेक है गर्म खानों का वो बढ़ जाता है। घी, निहारी, पूड़ी हलवा और इस तरह के जो शुगरी या कार्बोहाइड्रेट टाइप डाइट है वो ज्यादा लोग लेते हैं, उससे गर्मी फील करते हैं, ताकत फील करते हैं और इससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक तो ये चीज होती है कि डाइटरी पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरी चीज जो होती है वो एक्सरसाइज एक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि दिन का दुरानिया जो है वो छोटा हो जाता है, रात जरा लंबी होती है, लोगों का सोने का दुरानिया बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ता है। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो अब इस केस में जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको अपनी खुराक पे खास तवज्जो देनी चाहिए। वैसे तो पूरा साल देनी चाहिए, लेकिन विंटर सीजन में, सर्दियों में खुराक पे तवज्जो देनी चाहिए। और कैसी खुराक होनी चाहिए? नंबर 1, उनको ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें उनका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है कम हो, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हो। जैसे दालों का सूप लेना चाहिए उनको, यखनी अगर लेनी है तो वेजिटेबल सूप बहुत ज्यादा अच्छा है उनके लिए। तो दालों की यखनी, वेजिटेबल सूप यानी सब्जियों की यखनी, ये ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा ये कि ओट्स ले, किनुआ, जौ का आटा, मतलब रोटी जो है वो आप जौ की खाना शुरू करें बजाय गंदम के या नान या मैदे वाली चीजों के इस्तेमाल करने से। आप खालिस जो है गंदम पे आए, चोकर वाली गंदम पे आए, या होल ग्रेन जो या होल व्हीट जो होती है उस पे आए जिसमें फाइबर ज्यादा होता है, जैसे ओट्स है या किनुआ है या जौ का आटा है। तो इस तरह की जो डाइट आप लें जिसमें सूप जो है दालों का हो, वेजिटेबल सूप हो, साथ ओट्स हो, तो इस तरह के खाने आपकी शुगर लेवल भी कम रखते हैं, आपको गर्माइश भी देते हैं, वीकनेस फील भी नहीं होती। एक तो चीज ये। दूसरी ये कि देखा ये सर्दियों में जो है लोग जो है चाय का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कॉफी का, कावों का, उसमें चीनी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, मीठी चीजें ज्यादा करते हैं, चीनी का इस्तेमाल है, शक्कर है, गुड़। तो शुगर पेशेंट को ये चीज नहीं डालनी। चीनी, चाय पिए, कॉफी पिए या कहवा पिए, उनमें चीनी, गुड़ का इस्तेमाल करें, ना शक्कर का इस्तेमाल करें। आप नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं, खासतौर पे स्टीविया, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी मिठास चाहिए। नहीं तो फीकी चाय या फीकी कॉफी या फीका कावा जो है वो सबसे बेहतर है। लेकिन सर्दियों में एक चीज और होती है, वो डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से जो है शुगर लेवल बढ़ता है। डिहाइड्रेशन क्यों होती है कि सर्दियों में प्यास कम लगती है और लोग वो खासतौर पे जो 50+ लोग होते हैं जिनको डायबिटीज होती है, वो कहते हैं कि अगर हम कम पानी पियेंगे तो हमें पेशाब कम आएगा। सर्दियों में पेशाब ज्यादा आता है, तो वो फिर पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन की वजह से शुगर लेवल स्पाइक करता है, प्लस डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड थिक हो जाता है, जिसके लिए जरूरी है कि सर्दियों में प्यास लगे या ना लगे, डायबिटिक पेशेंट्स को कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी रोज का जरूर पीना चाहिए। यानी अगर आप गिलासों में 7-8 गिलास पानी मगरिब से पहले उनको पी लेना चाहिए, जिसकी वजह से शुगर कंट्रोल में रहेगी। या डिहाइड्रेशन के जो दूसरे इफेक्ट्स होते हैं, किडनीज पे पथरियां बनती हैं, पेशाब की तकलीफ होती है, कुछ और इन्फेक्शंस भी होती हैं पेशाब की जो कि हो जाती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो इस किस्म की डाइट अगर डायबिटिक पेशेंट लेंगे जिसमें पानी भी होगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होंगे, तो आई एम श्योर एनर्जी भी फील करेंगे, शुगर भी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो वो डाइट हो गई जो उनको लेनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी डाइट है जिनसे वो अवॉइड कर सकते हैं? कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो डायबिटीज पेशेंट को नहीं खानी चाहिए, स्पेशली सर्दियों में? अच्छा देखिए, जो है ना डायबिटिक पेशेंट्स को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाय, वो तो चीनी हो गई, उसको अवॉइड करना है। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दूसरी चीज ये है कि जो निशास्तेदार चीजें जैसे मैदा है, बेकरी स्टफ, आपको देख सर्दियों में जो है बेकरी खाने ज्यादा, बिस्किट्स हैं, ब्राउनीज हैं, केक्स हैं और पेस्ट्रीज हैं, ये चीजें सर्दियों में ज्यादा खाई जाती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को बेकरी की तरफ देखना भी नहीं है, यानी बेकरी के सामने से गुजरना तो दूर की बात, बेकरी की तरफ देखना भी नहीं है। तो बेकरी स्टफ जो है उनको नहीं खाना। दूसरी चीज ये है
कि घी वाली जो मुरगन ग़िज़ाएं हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, खाया भी होगा कि सर्दियों में जो है निहारी, गाजर का हलवा, हलवे मुख्तलिफ बिल्कुल। किस्म के जो है वो ज़्यादा खाए जाते हैं, निहारी, नान, पाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करनी है, क्योंकि ना सिर्फ इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका ज़्यादा होता है, बल्कि इसमें फैट जो है, अनहेल्दी फैट्स होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, जो कि शुगर लेवल बढ़ा देते हैं ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो मुरगन खाने होते हैं, जैसे मैंने बताया, निहारी, हाँ। पाए, इन सब से अवॉइड करना है। हाँ, हलवे, ये सारी चीजें जो है इनको अवॉइड करनी है। और सर्दियों में डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वो जो स्वीट पोटैटोज होते हैं, मीठे आलू, ज्यादा लोग खाते हैं मुख्तलिफ शक्ल में, तो उनसे भी अवॉइड करना है। और एक और चीज है कि डायबिटिक पेशेंट्स को सर्दियों में जो है वो धूप जरूर लेनी है। धूप से विटामिन घंटा डी से। रोज का जो है, अगर वो धूप में बैठेंगे तो उससे विटामिन डी मिलेगा, नेचुरल विटामिन डी, जिसकी वजह से अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो कमी पूरी होगी, प्लस विटामिन डी का लेवल अगर अच्छा होगा तो जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है, इंसुलिन जो है ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है ड्यू टू विटामिन डी, तो इससे उनका शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहले सवाल के जवाब में ये भी बात कही ना कि एक्सरसाइज कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोगों की एक रूटीन होती है कि वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते थे गर्मियों में, सर्दियों में ठंड होती है, उठा नहीं जाता बिस्तर से और वो लोग नहीं करते, फिर जो एक्सरसाइज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्पेशली अगर डायबिटीज़ पेशेंट्स की बात की जाए तो क्या रूटीन होनी चाहिए, छोटी छोटी टिप्स होनी चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन रख सकें? देखिए, ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि वाकई मैंने जैसे अर्ज किया पहले भी कि जो विंटर का जो मौसम होता है उसमें जो दिन का दुरानिया होता है वो कम हो जाता है। नाइट जो है वो ज्यादा लंबी होती है, रातें लंबी होती हैं, दिन छोटी होती है। तो उसमें ये है कि लोगों की जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं, जैसे कुछ लोग गर्मियों में एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जो है जॉगिंग करते हैं, वो लोग जो है वो इंडोर्स आ जाते हैं। सर्दियों की वजह से दिन का दुरानिया भी कम होता है, टाइम की भी कमी होती है, तो लोग बाहर जाकर एक्सरसाइज करना या वॉक करना छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि शुगर पेशेंट्स को शुगर लेवल हाई करता है। तो इसमें मेरी लोगों से यही दरख्वास्त है, खासतौर पे हमारे डायबिटिक पेशेंट से, मैं अक्सर अपने क्लिनिक पे भी पेशेंट्स को बताता रहता हूँ कि आप सर्दियों में जो है अगर दिन का दुरानिया कम है, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप क्या करें कि आप हर खाने के बाद 5-10 मिनट की हल्की सी वॉक इंडोर ही, घर के अंदर ही कर लें। छत पे कर लिया, घर के अंदर ही थोड़ी सी वॉक कर ली। स्ट्रेचिंग तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है सर्दियों में खासतौर पे, तो जिसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। आप खड़े होकर, बैठकर, डायबिटिक पेशेंट घर में ही 5-7-10 मिनट की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। इस स्ट्रेचिंग की वजह से मसल्स को एक खास किस्म का खिंचाव होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आती है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा फास्ट होता है, हार्ट रेट बढ़ती है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म जो है उसकी रेट को थोड़ा सा क्विक वो फास्ट होती है, जिसकी वजह से जो है शुगर लेवल डाउन होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी में भी इजाफा होता है इस स्ट्रेचिंग की वजह से। तो दिन में आधे घंटे की 20-25 मिनट की अगर आप स्ट्रेचिंग कर लें और हर खाने के बाद 5-10 मिनट की वॉक कर लें विद इन प्रेमिसेस या घर के अंदर ही जो जगह है, तो इससे काफी ज्यादा जो है वो फायदा होगा डायबिटिक पेशेंट्स को। उनकी शुगर भी कंट्रोल होगी और जो जिस्म की सुस्ती है, नकात है और हर वक्त बैठे रहने की जो आदत है, इसमें भी कमी आएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक लास्ट पॉइंट ये भी बताइएगा कि हम उससे पहले मीठा अवॉइड करने के हवाले से बात कर रहे थे ना, अक्सर लोग जो है ना कहवा वगैरह में शहद का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। कहवा ले लिया लेकिन उसमें शहद, तो ये डायबिटीज पेशेंट के लिए ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं ठीक है। डायबिटिक पेशेंट को ना शहद देना है कहवे में या चाय में, ना उन्होंने गुड़ का इस्तेमाल करना है, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को ये गलत फहमी है कि जो कुदरती मीठे होते हैं जैसे गुड़ है, शक्कर है, शहद है, हनी, ये सारी चीजें भी उतनी ही ज्यादा खतरनाक है डायबिटिक पेशेंट के लिए जितनी एक सफेद चीनी खतरनाक है। तो डायबिटिक पेशेंट ने ना शहद का इस्तेमाल करना है कहवे में या चाय में, और ना शक्कर या गुड़ का। सही। और ये जो खजूर का इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी अवॉइड ही करना है फिर उन्होंने, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना खजूर में होती भी है वैसे शफा, लेकिन फिर भी लोगों के लिए, डायबिटीज पेशेंट्स के लिए क्या बेसिक टिप्स है? जी जी, देखिए ये तो नो डाउट अबाउट दैट, कोई भी इसमें दूसरी राय नहीं है कि खजूर में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स अगर उनका शुगर लेवल हाई है और उनका HbA1c
जो है टारगेट रेंज पे नहीं है, या उनका फास्टिंग या रैंडम लेवल सही नहीं आ रहा, डॉक्टर्स ने उनको स्ट्रिक्ट डाइट का कहा हुआ है, उनको बताया हुआ है कि उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे हज़रात के लिए तो खजूर बिल्कुल ही ममनू है, खजूर वो नहीं ले सकते, ना सर्दियों में ना गर्मी। अच्छा, जहां तक बात है कि जिन लोगों की शुगर कंट्रोल में, जिनका जितने शुगर लेवल्स हैं, ये जो टेस्ट है उनके टारगेट रेंज में, तो वो 1 या 2 खजूर जो है वो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पे जो अजवा खजूर है उसमें मिठास कम होती है और वो सुन्नत भी है खाना, तो वो डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल कंट्रोल्ड है वो 1, 2 या 3 सही दालों का इस्तेमाल करना है, दालों के वेजिटेबल ओट्स आपने खाई, कुछ डाइट थी डायबिटीज पेशेंट के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर सुबह की सोच का वक्त खत्म हो गया है। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।